बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन ऑफ द न्यू बॉर्न एंड फैमिली फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, इसमें जो मेनली हम चीज़ें पढ़ेंगे वो यही होंगी कि एक बच्चे के पैदाइश के साथ हम उनकी क्या क्या अर्गन्स किस किस तरीके से चेक करेंगे, कौन सी चीज़ें नॉर्मल होंगी, कौन सी नॉर्मल होंगी। ठीक है, और उसका इनिशियली जो हेड टू टो असेसमेंट होता है कि एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके अर्गन्स कैसे होने चाहिए, उसके हेड का साइज़ कितना होना चाहिए, चेस्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, बॉडी का साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि एक इनिशियल असेसमेंट होता है। और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये भी होते हैं कि जो चीज़ें जो मतलब बॉर्डर लाइंस होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें इस तरह होती हैं कि वो नॉर्मल होनी चाहिए, तो किस किस तरीके से वो होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, कौन सी नॉर्मल होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हर बंदे को पता होना चाहिए। जैसे कि न्यू नेटल पीरियड कहते हैं या न्यू नेट होता है, तो पैदाइश से लेके 28 दिन तक या 1 महीने तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं न्यू नेटल पीरियड। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फेंट। इन्फेंट जो होता है नॉर्मली उस वीक को कहते हैं या फिर उस टाइम को कहते हैं 37 टू 42 वीक जो एक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उस टाइम उसको हम इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, इन्फेंट जो है वो 37 टू 42 वीक्स का जो बच्चा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर एक बच्चा 37 वीक से पहले पैदा होता है, मतलब उसके पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर उसके 37 वीक्स अभी पूरे नहीं हुए और उसके पैदाइश हो जाती है 37 वीक से पहले, ठीक है, तो वो प्री मेच्योर कहलाता है, प्री मेच्योर बेबी। और ये 37 टू 42 वीक्स का जो टाइम होता है ये नॉर्मल होता है, मतलब इस दौरान किसी भी टाइम बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर 37 से पहले पैदा हुआ तो ये क्या है, प्री मेच्योर है। और अगर 42 के बाद पैदा हुआ तो ये पोस्ट मेच्योर बेबी कहलाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये जो टर्म्स है, जो टाइमिंग है, जो वीक्स का शेड्यूल है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ फीटल लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर द पॉपुलेशन। मतलब एक बच्चे की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम है। ठीक है, जब वो पैदा हुआ और उस टाइम उसकी ग्रोथ जितना टारगेट है या जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। ठीक है, और इसमें जो है हम वेट बिलो 10th सेंटाइल फॉर जेस्टेशन, मतलब इसमें हम पर्सन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 10%, 20%, 30%, इस तरह 100% तक हम देखते हैं। तो 0 to 100 या 10 to 100% हम उसमें देखते हैं। अब उसमें कोई एक चीज़ देख के आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब किसी एक चीज़ के हवाले से या किसी एक चीज़ को लेके आप उसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते। लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका तो इसमें कोई एक ख़ास चीज़ नहीं होती, उसमें ग्रोथ और उसका वेट और उसके बॉडी का साइज़ और सारी चीज़ें मिला के हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज़ को देख के आपने उसका फ़ैसला कर लिया कि ये कम है तो मतलब आपने उसको 10% बोल दिया, 20% बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें मिला के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी उसमें चीज़ें होंगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, उन सबको मिला के अगर फिर भी वेट 10% से कम आ रहा है तो उसको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज कहेंगे, जिसको शॉर्ट में SGA कहते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज। ठीक है, रोबर्टॉन 1999 उसने एक बात की थी, स्टेट्स दैट 50% ऑफ द बेबीज़ दैट आर SGA देयर इज़ नो नोन कॉज। मतलब जो बच्चे स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज, मतलब जिनका वेट जो है वो 10% से कम होता है, तो उनके तकरीबन 50% बच्चों का कोई वजह ही नहीं मालूम होता कि ये कम क्यों है। दीज बेबीज़ आर प्रोपोर्शनली स्मॉल इन ऑल पैरामीटर्स। ये जो बच्चे पैदा होंगे ये सारे पैरामीटर्स में, सारे चीज़ों में नॉर्मली बच्चों से क्या होंगे, थोड़े से स्मॉल होंगे, कम होंगे। जैसे उनकी वेट कम होगी, उनका
उनकी हाइट कम होगी, उनका वज़न कम होगा, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स थोड़े से छोटे होंगे। देन बेबीज़ आर वेल एंड हेल्दी, बाकी बच्चों से, हेल्दी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से छोटे होंगे। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन। अब ये जो है इसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से ये स्मॉल फॉर जेस्टेशन वाला मसला आता है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन लिखा हुआ है कि 3 में से 1 बच्चा जो है वो इस मसले के साथ पैदा होता है तकरीबन, और 37 वीक के पहले पैदा होता है, उसके बाद पैदा होता है। हेड अपीयर लार्ज इन रिलेशन टू बॉडी, और इनका जो हेड होता है वो बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि बाकी बॉडी छोटी होती है तो हेड आपको थोड़ा सा उसके मुकाबले में बड़ा नज़र आता है। अच्छा, स्किन ड्राई होती है, बिल्कुल खुश्क होती हैं। थिन लेयर ऑफ सबकुटेनियस फैट। बेबी लुक एंशियस, वो जो है आपको थोड़ा सा घबराया हुआ, थोड़ा सा वीक और इस तरीके थोड़ा सा कमज़ोर, बीमार नज़र आएगा। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यूजुअली करेस्पॉन्ड टू जेस्टेशन, ठीक है, और जो हम उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं वो तकरीबन प्रेगनेंसी के टाइम ही करते हैं, या फिर उसी से हमें पता चल जाता है। न्यूरोलॉजिकली तकरीबन वो सही होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता, बस उनकी बॉडी थोड़ी सी वीक होती है और उनका वेट थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, इसके अलावा एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, जैसे कि मतलब ग्रोथ जो है उनकी एक जैसे नहीं होती, एसिमेट्रिकल होती है। मतलब ये कि एक हाथ छोटा मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, एक छोटा बहुत स्लो बढ़ रहा है, ठीक है। हेड उनका बड़ा होता है, बाकी बॉडी छोटी होती है, तो वो एसिमेट्री आ जाती है, एक बैलेंस नहीं होता। नॉर्मली इन 3 ट्राइमेस्टर एसोसिएटेड विद स्लाइड सच एज प्रेगनेंसी एड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो एसिमेट्रिकल ग्रोथ होता है, ठीक है, ये ज़्यादातर 3 ट्राइमेस्टर जो होते हैं, मतलब 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसी में होता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब माँ को ब्लड प्रेशर का मसला हो, हाइपरटेंशन की बीमार हो, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस एंड लेंथ नॉर्मल बट वेट इज़ लो इन प्रोपोर्शन टू दोज पैरामीटर। और इनका जो हेड होता है या हेड का साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है, लेंथ भी नॉर्मल होता है, लेकिन वेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है। ग्रोथ रिस्ट्रक्शन इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। और ये जो ग्रोथ का मसला होता है, जब बच्चे ग्रो नहीं कर पाते, तो इनके पीछे वजह क्या होती है? वही मॉल न्यूट्रिशन के, मतलब वो जो उनकी मदर होती है वो सही से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, या बच्चे को वो खाना सही से नहीं पहुंचता, या फिर उनको प्लेसेंटा में कुछ मसला होता है, आर्टरीज वेंस में मसला होता है, ठीक है। तो इसी माल न्यूट्रिशन की वजह से उनको बहुत सारे मसले आते हैं। अच्छा, सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, मतलब सिमेट्रिकल ग्रोथ जो होते हैं, ठीक है, जो एक जैसे होते हैं, तो वो कब होंगे? अर्लियर इन प्रेगनेंसी, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़। मतलब कभी कभी जो है सिमेट्रिकल ग्रोथ नहीं होता, रिस्ट्रक्ट हो जाता है, मसले आते हैं। तो किस वजह से होता है? कभी यूट्रस के अंदर जो है कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, मतलब अगर जो मदर है वो कोई नशा वगैरह कर रही हैं, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर कोई इस तरह का कोई कुछ और यूज़ कर रही हैं, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस इन प्रोपोर्शन टू वेट एंड लेंथ। और इनका जो हेड होगा वो बाकी बॉडी के हिसाब से, वेट और लेंथ के हिसाब से सही होगा, वो कोई उसमें मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, जिसको हम LGA कहते हैं, और ये स्मॉल से बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। और इसमें जो है जिस तरह स्मॉल में हमने पढ़ा कि बच्चे का वेट कम होगा, कमज़ोर होगा, तो इसमें वो सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी है। इसमें जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और तकरीबन 90% से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो 90th सेंटाइल लिखा हुआ है ये आपने याद रखना है, 90% से याद रखें, ठीक है, कि स्मॉल एज जो होता है या स्मॉल गेस्टेशनल एज जो होता है वो 10% से कम होता है। और अगर लार्ज की बात हो रही है तो वो 90% से ज़्यादा होगा, उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, उसकी बॉडी बड़ी होगी, उसके ऑर्गन्स बड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मोटा सा होगा, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और ये कब होगा? ज़्यादातर जब मतलब मदर को डायबिटीज़ होती हैं, तो इस तरीके के मसले बच्चों के साथ आते हैं, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज पैदा होते हैं, ठीक है। इसके बाद है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट जो है ये तो बहुत इजी है कि एक बच्चा जो होता है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, एक जो बच्चा पैदा होगा
वो तकरीबन 2500 ग्राम का होता है, 2.5 किलो या 2700 ग्राम, ठीक है, इतना होता है। लेकिन अगर बच्चा इससे कम होगा, मतलब 2500 ग्राम से कम होगा, या फिर मतलब 2500 ग्राम से काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, नॉर्मली इतना वेट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, लो बर्थ वेट कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये जो नंबर है ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लो बर्थ वेट न्यूनेट और फर्दर क्लासिफाइड इज़, फिर उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती है। मतलब एक बच्चा जो कि 2500 ग्राम से उसका वेट कम है, लो बर्थ वेट में वो पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर उसके भी कैटेगरीज है, जैसे कि वेरी लो बर्थ वेट होगा, VLBW हम उसको कहते हैं। वो हम किसको कहेंगे, जब उसका वेट 1500 ग्राम से कम होगा, तो फिर हम उसको वेरी लो बर्थ वेट कहेंगे। इसके अलावा होगा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जिसको हम ELBW कहेंगे, ठीक है, और वो 1000 ग्राम से कम होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। इसके अलावा माइक्रो प्रीमी, ये एक वर्ड हम यूज़ करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि 500 ग्राम से भी कम होते हैं, जो कि बहुत ही कम वेट है, इंतहाई कम वेट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 500 ग्राम से जो कम वेट के बच्चे होते हैं उसको हम माइक्रो प्रीमी कहते हैं। तो 3 कैटेगरीज हमने लो बर्थ वेट की पढ़ी, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट और माइक्रो प्रीमी, ठीक है। तो ये आपने तीनों याद रखने, 1500, 1000 और फिर 500। अब हम इसके असेसमेंट पढ़ेंगे, मतलब बच्चे की जो असेसमेंट होती है हेड टू टो, के एक बच्चा पैदा हुआ तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ईच न्यू बॉर्न बेबी इज़ केयरफुली चेक्ड एट बर्थ फॉर साइन और प्रॉब्लम। यही वही लिखा हुआ है कि कुछ साइंस, कुछ मसले देखते हैं हम कि बच्चे में वो सारी चीज़ें तो नहीं है। कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि पता चले कि बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन बिल्कुल सही सलामत है। थ्रू आउट द हॉस्पिटल स्टे फिजिशियन, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंटिन्यूसली असेस a baby for changes in health and for sign of problem in illness। और जब तक वो हॉस्पिटल में है तो सारे नर्स, डॉक्टर वगैरह उन्हीं चीज़ों को देखते हैं ताकि अगर कोई हेल्थ का मसला है या कोई और है तो उसको हम देखें। अच्छा जी, अब नॉर्मल न्यू बॉर्न अपीयरेंस इज फुल टर्म इन्फेंट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 kg। ये मैंने आपको बता दिया कि जो बच्चा होगा, ठीक है, वो जो सही एज पे पैदा हुआ है उसका वेट तकरीबन 2.5 से लेके 3.5 या 4 kg तक हो सकता है, ठीक है। व्हेन फुली एक्सटेंडेड मेजर 50 सेंटीमीटर, और उसकी बॉडी का पूरा जो साइज़ होता है, मतलब हेड टू टो उसका जो साइज़ होगा वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये एवरेज है, इससे 1-2 सेंटीमीटर कम ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल फिक्स नहीं करना है। फ्रॉम द क्राउन ऑफ हिज हेड टू द हील्स, मतलब हेड से लेके टो तक, ठीक है, पाँव तक जो उसका साइज़ होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमफेरेंस, ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मतलब होगा हेड का साइज़ जो होगा वो 34 to 35 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीपिटल बोन जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, फ्रंटल आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो दोनों आगे पीछे का जो पूरा साइज़ होगा हेड का वो 34 या 35 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक वेट, एक उसकी हाइट और एक उसके हेड का साइज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा असेसमेंट हम देखें तो हम उसकी हिस्ट्री भी पूछते हैं, मतलब पेरेंट्स से भी कुछ चीज़ें मालूम करते हैं, और इसके अलावा उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन जो है, मतलब जो इनिशियल एग्जामिनेशन होगा या इनिशियल जो असेसमेंट होगा वो हम एफगार स्कोर से करते हैं। और एफगार स्कोर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि क्या पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसमें हम पूरे सिस्टम का, मतलब हर पार्ट का, हर ऑर्गन का असेसमेंट करते हैं और देखते हैं। एफगार आपको पता है कि एक जिस तरह ग्लासगो कोमा स्केल होता है, ठीक है, उसी तरह बच्चों में एफगार स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें हम एक्टिविटी देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्राइमस देखते हैं, ग्राइमस मतलब रिफ्लेक्सेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ स्किन देखते हैं, स्किन कलर और रिस्पायरेशन। फिर अगर वो नॉर्मल है तो आपने उसको 2 नंबर देने हैं, अगर वीक है या बिल्कुल नहीं है, वीक है तो 1 नंबर देना है, नहीं है तो एब्सेंट करना है, 0 नंबर देने हैं, ठीक है। फिर हम उसको काउंट करते हैं, टोटल जो है वो इसके 10 मार्क्स होते हैं। अगर बिल्कुल 0 से 3 आ रहे हैं, मतलब एक बच्चे के मार्क्स 0 से 3 आ रहे हैं
तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा मसलों के साथ होगा। अगर 4 to 6 आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कोई मसला हो सकता है, ठीक है। और अगर 7 to 10 आ रहे हैं तो बस वो एक्सेलेंट कंडीशन में है, बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कुछ एवगार स्केल के बारे में, ये ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा एक्सप्लेन करने में और वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जनरल मेजरमेंट्स की बात करें तो दोबारा उसमें वही चीज़ बताई गई है कि एक बच्चे का वेट जो है बर्थ के टाइम वो 2500 से 4000 ग्राम, मतलब 2.5 किलो से 4 किलो होना चाहिए। हेड सरकमफेरेंस जो है वो मतलब हेड का जो साइज़ होता है वो 33 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो कि उस टाइम मतलब बर्थ के टाइम सीने के साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सीने का चेस्ट का जो सरकमफेरेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तकरीबन 30 से लेके 33 तक होता है। और हेड का जो होता है वो 33 से लेके 35 तक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो टोटल उसका हेड टू टो या सर से लेके पाँव तक जो उसका साइज़ होगा बॉडी का वो 48 to 53 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मतलब इस बीच में कुछ भी हो सकता है, 49, 50, 51, 52 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उनके हम वाइटल साइन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो चीज़ है वाइटल साइन, इसके डेफिनेटली पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपने जो है वो भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर जो है एक्सिलरी टेम्परेचर जो मतलब जो बगल से लेते हैं, ठीक है, वो 36 to 37 होगा एक बच्चे का। हार्ट रेट जो है वो 102 से लेके 140 बीट्स पर मिनट इतने होते हैं। रिस्पायरेटरी मतलब सांस लेने का जो सिस्टम होता है वो 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अगर आप इसको एडल्ट के साथ मैच करेंगे तो एडल्ट का डिफरेंट होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एडल्ट के आपको डिफरेंट मिलेंगे ये चीज़ें और बच्चों के डिफरेंट मिलेंगे, तो अलग अलग आपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं असेसमेंट पे। तो सबसे पहले हम हेड देखते हैं कि हेड का यानी जो सर होता है बच्चे का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या नॉर्मल होंगी, क्या नॉर्मल नहीं होंगी, वो हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो बच्चे का हम क्या देखेंगे, उसके हेड का शेप देखेंगे। जैसे हेड का जो है नॉर्मली गोल शेप होता है, तो वो गोल होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फोंटेनेल एंड वेदर नॉर्मल, संकन और बल्जिंग, ठीक है। फोंटेनेल हमने पढ़ा था, जो सॉफ्ट सी स्किन होती है हेड में 2 जगह पे, ठीक है, पीछे और आगे, तो वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो फोंटेनेल है वो बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं गए हुए या बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ तो नहीं आए हुए। अगर ये है तो एबनॉर्मल है, वो आपने नोट करना है, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड हेड सरकमफेरेंस, और उसके हेड का जो साइज़ होगा वो आपने नोट करना है। और पीछे हमने पढ़ा कि कितना है, ठीक है। लुक फॉर एनी एसिमेट्री और एबनॉर्मेलिटी, उसके हेड में अगर आपको कोई भी मसला नज़र आता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है उसके फेस में, उसके हेड में, तो वो आपने नोट करना है। जैसे कि इसमें पहली एबनॉर्मेलिटी आपको दी गई है कैपेट सक्सेडिनम, ठीक है। कैपेट सक्सेडिनम जो है एक बीमारी है या एक मसला है जिसको हम एडीमा कह सकते हैं या स्वेलिंग कह सकते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे के सर में ज़्यादातर होता है। ये किस तरह की कंडीशन है, अ टाइप ऑफ स्वेलिंग अराउंड द स्कल, मतलब स्कल के इर्द गिर्द जो है स्वेलिंग हो जाती है, विच कैन गिव एन इन्फेंट अ कॉन हेड अपीयरेंस, ठीक है। मतलब इस किस्म का जो बच्चा होगा या इस मसले के साथ जो बच्चा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका हेड आपको एक कौन की तरह नज़र आएगा, जैसे ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसकी तरह नज़र आएगा। यूजुअली इट फॉर्म आफ्टर डिफ़िकल्ट डिलीवरी, और ये होता कब है, जब डिलीवरी के टाइम बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा होता, बच्चे का हेड का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, तो बाहर आने में उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है और उसके हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। माँ के जो पेल्विक के जो बोन होते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर की वजह से जो है बच्चे के चूँकि बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो इतने सॉलिड होते नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे के जो बोन्स होते हैं वो डिफॉर्मिटी में चले जाते हैं या वहाँ पे ब्लड और ये सारी चीज़ें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती हैं, तो इसी तरह का शेप इख्तियार करते हैं जिसको हम कैपेट सक्सेडिनम कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद द कैपेट सक्सेडिनम विल टिपिकली डिसअपीयर विद इन अ फ्यू डेज़। ये जो मसला होता है ये कौन शेप का, ठीक है,
तो ये ख़ुद ब खुद कुछ दिन बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड वहाँ पे जमा होता है तो वो बॉडी में चला जाता है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इस दौरान ब्रूजिंग हुई है, ब्रूजिंग का मतलब होता है कि अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हुआ है और ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, और वो ब्लीडिंग वहाँ के अंदर रहा हुआ है, ठीक है, उसी जगह पे मौजूद है, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे को जॉइंटिस हो सकता है। और जॉइंटिस आपको पता है कि जब लीवर वगैरह डैमेज होता है या फिर जब खून की कमी होती है तो उसी तरह के मसले आते हैं। बच्चा पेल कलर का आपको नज़र आएगा, तो खून की कमी की वजह से क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है तो ये जॉइंटिस बच्चे को हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मसला है हमारे पास सेफल हेमाटोमा। सेफल हेमाटोमा या सेफेलो हेमाटोमा भी हम इसको कहते हैं। ब्लड दैट कलेक्ट बिटवीन अ न्यू बॉर्न स्काल्प एंड स्कल, ठीक है। बच्चे का जो स्कार्प होता है, स्कार्प मतलब जो हेड का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा होता है, ठीक है, बाहर की स्किन की तरफ, और नीचे का जो स्कल होता है, जो बोन्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान, मतलब स्किन और बोन के दरमियान जो एरिया होता है, जब वहाँ पे ब्लड जमा होने लगता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेफेलो हेमाटोमा कहते हैं। इसमें वही लिखा हुआ है कि एज अ ट्रॉमेटिक सब पेरिस्टोलियल हेमाटोमा, ये किसी ट्रॉमा, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, जो कि सब पेरियोस्टियल सॉरी वर्ड इधर उधर पेरियोस्टियल हेमाटोमा दैट आकर अंडरनीथ द स्किन। पेरियोस्टियल हेमाटोमा जो होता है, मैंने आपको बता दिया, पेरियोस्टियम असल में बोन की बाहर की लेयर को कहते हैं। तो ये जो पेरियोस्टियम होता है, ये उसी बोन और बोन के लेयर और बाहर की जो स्किन है उसी के बीच में जो है एक लिक्विड या हम कहते हैं कि ब्लड जमा होता है, और इसी चीज़ को हम सेफेलो हेमाटोमा कहते हैं। सेफेलो हेमाटोमा डज़ नॉट पोज एनी रिस्क टू द ब्रेन सेल्स, मतलब इसकी वजह से ब्रेन सेल को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन में है ही नहीं, ब्रेन से बाहर है, बिटवीन द बोन एंड द स्किन है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कोई मसला नहीं होता। बट इट कॉजेज़ अननेसेसरी पूलिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स बिटवीन द स्कल एंड इनर लेयर। लेकिन यहाँ पे जो है गैर ज़रूरी तौर पर ब्लड जमा होता रहता है और आपकी स्किन जो है थोड़ी सी स्वेल होंगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, और मतलब बच्चे को जो है मसला होगा, तो ये सेफेलो हेमाटोमा होगा। बाकी ये इतनी ख़तरनाक कंडीशन नहीं है कि जिसमें ब्रेन डैमेज हो या ब्रेन को कोई मसला हो, ठीक है, इतनी ख़तरनाक चीज़ ये नहीं है। इसके अलावा हम आते हैं आइज़ पे। तो आइज़ जो है वो आपको पता है कि नॉर्मल शेप की होनी चाहिए, नॉर्मल अपीयरेंस उसकी होनी चाहिए। रेड रिफ्लेक्स उसके अंदर आपने चेक करना है। अब रेड रिफ्लेक्स और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं पहले, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। रेड रिफ्लेक्स आपको इसी तरह का नज़र आएगा, जहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है मतलब सही है, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा जब आप किसी के आंखों के सामने कोई टॉर्च लाते हैं, कोई तेज़ लाइट लेके आते हैं, तो उसकी आंखें आपको इसी तरह रेड कलर के होके नज़र आती है, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल है और बिल्कुल सही है। अगर किसी बंदे में ये आपको नज़र आ रहा है तो सही है, ठीक है, उसकी आंखें सही है। लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा होता है, तो बच्चों में हम ज़्यादा देखते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा अगर आप किसी के आंखों के सामने लाइट लेके आते हो, स्पेशली इन्फेंट्स या बच्चों के सामने, ठीक है, और उनकी आंखों में ये चीज़ नहीं आती, ये रेड रिफ्लेक्स नहीं आती, तो मतलब उनके आंखों में कोई मसला है। वो तो कैटरेक्ट का मसला होगा, ग्लूकोमा का मसला होगा, या लेंस का कोई मसला होगा, कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, ये नॉर्मल आई होती है जिसमें आपको प्यूपिल, आइरिस और स्क्लेरा वगैरह सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको इसी तरह का नज़र आता है तो ये कंजेनिटल कैटरेक्ट कहलाता है। और मैंने आपको बताया था पिछले सेमेस्टर में, हमने पढ़ा था कि कैटरेक्ट क्या चीज़ है। जब ब्लड के मतलब जो आई है, आई के अंदर लेंस के ऊपर प्रोटीन जमा होने लगते हैं, तो आई इस तरीके के वाइट कलर की नज़र आती है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये कंजेनिटल कैटरेक्ट कहलाएगा। और इसके अलावा कंजेनिटल ग्लूकोमा भी हो सकता है, जब आई के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, जो आई के अंदर एक लिक्विड टाइप होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा वैसे नॉर्मली ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चों में अगर है तो फिर हम उसको कंजेनिटल ग्लूकोमा कहेंगे। इसके अलावा हम आते हैं ईयर्स पे, कि बच्चों के जो कान होते हैं उनके आपने शेप और साइज़ नोट करनी, कि शेप बिल्कुल सही होनी चाहिए, साइज़ सही होनी चाहिए, ठीक है। और
ये भी आपने देखना है कि दोनों एक नॉर्मल लेवल पे है या नहीं, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ईयर्स आपको इस तरीके के नज़र आएंगे, और जो ईयर टैग होगा, ठीक है, ईयर टैग जो आपने ये देखा होगा बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। एक स्मॉल सा स्किन जो है वो स्मॉल सी स्किन ईयर के सामने उभर के आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ईयर टैग कहते हैं। और ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ना ही इससे कोई मसला होता है, ना कोई दर्द, कुछ भी नहीं होता। जस्ट एक स्किन होती है जो कि मतलब ईयर के आगे निकल आती है। लेकिन इसमें इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर बच्चों में हो तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन उससे कोई नुकसान, कोई मसला नहीं होता बच्चे को। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं नोज़ पे, थोड़े नीचे आते हैं तो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं। नोज़ जो है आपको पता है कि नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन कभी कभी जो है डिसलोकेटेड नेज़ल सेप्टम हो जाता है। डिसलोकेटेड नेज़ल सेप्टम मतलब दोनों नथनों के बीच में जो दीवार होती है, इसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं। अगर ये अपनी जगह से हिल जाए या इसका साइज़ बहुत बड़ा हो, ठीक है, और उसने किसी एक नथने को, एक नॉस्ट्रल को ब्लॉक किया हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम डिसलोकेटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से हिला हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हम आते हैं माउथ, और माउथ देखते हैं तो माउथ का हम जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो अंदर की तरफ होता है वो देखते हैं। ऊपर नीचे का जो पैलेट होता है, जो छत होता है माउथ का, वो देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसमें सकिंग रिफ्लेक्स देखते हैं, मतलब चूसने का जो सलाहियत होती है वो देखते हैं। उसकी मुंह में जो है कुछ साफ़ उंगली हम इंजेस्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वो उस चीज़ को चूसने लगता है, सकिंग करने लगता है, तो मतलब उसका रिफ्लेक्स सही है। अगर नहीं करता तो उसके सकिंग रिफ्लेक्स में मसला होता है। अच्छा, इसके अलावा टंग की बात करें तो टंग नॉर्मली जो आपको नज़र आया है, नॉर्मल टंग जिसके ऊपर लिखा हुआ है यही है, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है जिसको हम एनकाइलोग्लोसिया कहते हैं। एनकाइलोग्लोसिया के और भी पिक्चर्स यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाए गए हैं, ये आपको अच्छा समझ आएगा। इसमें क्या होता है कि नीचे का जो लेयर है, एक छोटी सी लेयर होती है स्किन की, ठीक है, इसने पूरे के पूरे टंग को पकड़ा होता है। तो टंग जो है फ्रीली माउथ के अंदर मूव नहीं कर सकता, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, और बच्चे को अक्सर टी डी जेड इस तरीके के अल्फाज में बोलने में मुश्किल होती है। इसका फिर इलाज भी होता है, सर्जरी वगैरह करवाते हैं, वो तो ठीक हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। लेकिन जब इस मसले के साथ बच्चा पैदा होता है, दैट विल बी नोन एज एनकाइलोग्लोसिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट होता है, मतलब किसी का तालू नहीं होता, किसी का जो है होंठ कटे होते हैं, ये देखें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, तालू नहीं होगा या तालू जो है कटा हुआ होगा, ठीक है। और क्लेफ्ट लिप जो होगा उसमें जो है होंठ कटी हुई होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आर्म्स एंड हैंड्स, अगर हम आर्म्स की बात करते हैं, देखते हैं, तो उसमें हम उनके हाथ चेक करते हैं, एस्टेब्लिश वेदर दे आर ऑफ नॉर्मल शेप एंड मूवली। उसमें हम ये देखेंगे कि जो उसके हाथ है वो उनके शेप सही है, फिंगर की तादाद पूरी है, 5 है, ठीक है, 6 या 7 नहीं है, या 4 नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा उसको हम क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है चेक काउंट द फिंगर्स, मतलब उंगलियां देखनी है, एंड ऑब्जर्व ये शेप, उनकी शेप भी देखनी है। इसके अलावा चेक फॉर एनी एविडेंस ऑफ क्लिनोडेक्टाइली। क्लिनोडेक्टाइली क्या होता है कि जब उंगली अपने हाथ से ज़्यादा मूव होती है, ठीक है, उंगली नॉर्मली पीछे की तरफ नहीं आती इतनी ज़्यादा, लेकिन जब वो जितनी आनी चाहिए उससे कई ज़्यादा मूव होती है कोई भी उंगली, उसको हम क्लाइनो डेक्टाइली कहते हैं, ठीक है। इन कर्विंग ऑफ फिंगर्स, मतलब अपने हाथ से ज़्यादा कर्व होना, मुड़ जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्लाइनोडेक्टिली। और ये चीज़ एक नॉर्मल कंडीशन है, तो ये आपने नोट करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा हम देखते हैं नेल बेड्स पिंक। जो नेल होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ जो उनके हाथ पाँव वगैरह होते हैं वो देखते हैं। तो नेल बेड जो होते हैं वो नॉर्मली हमें पिंक नज़र आते हैं। आपको पिंक नज़र आते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन आपको इस तरह स्टेन्ड नज़र आएंगे, ये जो आपको येलो कलर के नज़र आते हैं, इसको क्या हम कहते हैं, मेकोनियम स्टैंड फिंगर नेल्स, ठीक है। और असल में मेकोनियम का वर्ड आपने समझना है, बाकी आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगा। मेकोनियम का मतलब होता है बच्चे का जो पहला स्टूल होता है, ठीक है, जो फीसेस होते हैं वो उसको हम कहते हैं मेकोनियम।
अगर वो मेकोनियम बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर ही ख़ारिज कर दें, ठीक है, और वो यूट्रस के अंदर ख़ारिज हो जाए और वही मेकोनियम, वही स्टूल आके उसके हाथ पाँव उसके प्लेसेंटा पे लग जाता है, ठीक है, तो उसका वो कलर वहाँ पे रह जाता है। इसको हम कहते हैं मेकोनियम स्टैंड फिंगर नेल्स। मतलब मेकोनियम जो फर्स्ट स्टूल है बच्चे का, ठीक है, उसकी वजह से ये फिंगर नेल क्या हुए हुए स्टैंड हो चुके हैं, उसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अगर ये कंडीशन है तो ये आपने नोट करना है। और ये भी माँ के मतलब प्लेसेंटा में मसला हो, कोई ब्लॉकेज हो, ठीक है, उसकी वजह से होता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे का स्टूल प्लेसेंटा के ज़रिए से माँ के खून में जाके शामिल होता है फिर बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अगर प्लेसेंटा ब्लॉक हो, उसमें मसला हो, तो स्टूल आगे जाएगा नहीं, तो बच्चा वहीं पे उसको क्या करेगा, ख़ारिज करेगा वोम में, यूट्रस में, तो वो उसके पार्ट्स पे लगेगा एंड दैट्स हाउ इट कैन लीड टू मेकोनियम स्टैंड फिंगर नेल। सिर्फ फिंगर नेल पे नहीं बल्कि टोज़ पे, उसके प्लेसेंटा पे, इन सारी जगहों पे जो है वो दाग धब्बे आ सकते हैं और उसके मेकोनियम नेल जो है वो हो सकते हैं, या स्टैंड कोई भी पार्ट उसका हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं पेरिफेरल पल्सेस। पल्सेस तो आपको पता है कि क्या क्या होती हैं, ब्रेकियल, रेडियल, फेमोरल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसके रेट, रिदम के साथ और वॉल्यूम के साथ हम देखते हैं, ठीक है। वीक पल्स जो होगा तो वो हमें ये शो करता है कि कोई कार्डियक एनोमली है, मतलब कोई हार्ट में मसला है, हार्ट जो है ब्लड सही से नहीं पंप कर रहा, और बहुत सारे मसले हार्ट के अंदर अक्सर बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम उसमें नोट करेंगे। और अगर आपको इस तरीके के पल्स में कोई कमज़ोरी, वॉल्यूम कम, ठीक है, या फिर रिदम कोई इस तरह डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, ठीक है, या आप नोट कर रहे हो, तो ये आप चीज़ हार्ट की तरफ मतलब बच्चे का मसला हो सकता है। इट कैन लीड टू एनी सीरियस प्रॉब्लम। इसके अलावा होगा हार्ट। तो हार्ट में हम उसके साउंड्स देखते हैं केयरफुली, और हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि मरमर्स का साउंड आता है, S3, S4। S3 तो बच्चों में नॉर्मल होता है, लेकिन S4 का साउंड है, ठीक है। तो इसी तरह की एक्स्ट्रा साउंड्स अगर आपको मिलेंगे, या कोई सस्पेक्टिव एबनॉर्मेलिटी है, मतलब कोई किसी चीज़ पे आपको शक हो रहा है, कोई मसला है, ठीक है, तो आप फर्दर एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर को बताएंगे। फिर आप मतलब आपका काम है एक चीज़ नोट करना, और फिर वो आगे जो इलाज होगा वो होगा, ठीक है। तो हार्ट में इस तरीके के एक्स्ट्रा साउंड्स या कोई एबनॉर्मेलिटी, या बच्चे को खून सही नहीं मिल रहा, उसका कलर थोड़ा सा ब्लू है, साइनोसिस में है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, ये सारी चीज़ें अगर है तो आपने नोट करनी है, और ये हार्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लंग्स की बात करें तो इसमें हम रिस्पायरेटरी पैटर्न देखते हैं, मतलब ये देखते हैं कि बच्चा कितने रेट से, कितने डेप्थ से, या फिर किस तरीके से वो सांस ले रहे हैं, स्लो ले रहे हैं, तेज़ ले रहे हैं, या नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इंटरकॉस्टल रिसेशन है, मतलब जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं रिब्स के बीच में, ठीक है, अगर वो ऊपर नीचे सही से जा रहे हैं, जिस तरह हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे जाती हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई मसला नज़र आता है तो वो भी आपने नोट करना है। इसके अलावा एब्डोमेन की बात करें, थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। तो एब्डोमेन के शेप को आपने देखना है, वहाँ पे चूँकि अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो भी आपने देखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड तो किसी हर्निया में नहीं गया। हर्निया मतलब किसी अर्गन का अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह से हट के किसी दूसरी जगह चले जाना, ये हर्निया कहलाता है। तो आपने ये देखना है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कोई दूसरा अर्गन, कोई इंटेस्टाइन, स्टमक का कोई पार्ट, या इस तरह कोई और चीज़ तो अम्बिलिकल कॉर्ड में बाहर नहीं आ रहा, कोई हर्निया तो नहीं हो रहा, या फिर वैसे ही पेट के अंदर आपको कोई बल्जिंग, कोई चीज़ बाहर की तरफ आई हुई नज़र तो नहीं आ रही, ठीक है। अक्सर स्किन के नीचे से कोई चीज़, कोई अर्गन हर्निया में जा चुका होता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है एब्डोमेन में। इसके अलावा जो भी एब्डोमेन के अर्गन होते हैं, लाइक लिवर, या फिर स्प्लीन, या फिर इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीज़ें आपने पिलपेट करनी है, देखनी है अर्गन आराम से, ठीक है। हर्निया, मास वगैरह इस तरीके की एबनॉर्मेलिटीज़ आपने चेक करनी है। और आप लीवर या फिर स्प्लीन जो है वो न्यू बॉर्न्स में फ़ील कर सकते हो। नॉर्मली एडल्ट में ये फ़ील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जो स्प्लीन होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में ये क्योंकि उनकी बॉडी होती इतनी नहीं है, तो वो जो है जो हेल्दी न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें आप ये चीज़ें फ़ील कर सकते हो।
अच्छा, एब्डोमेन जो होता है वो सिलेंडर लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। तो वो इतना मतलब आपको अगर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर उसकी नज़र आ रही है तो सही है। इसके अलावा नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो ब्लूइश वाइट होता है, मतलब बिल्कुल उसका कलर ब्लैक या बिल्कुल ब्राउन इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा वाइट कलर का होता है लेकिन उसका ब्लू, ठीक है। और उसके अंदर 2 आर्टरीज और 1 वेन होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज और 1 वेन होते हैं। अच्छा, ये फिर से मेकोनियम वाली बात है, मेकोनियम स्टैंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर वही स्टूल जो मेकोनियम हमने कहा अगर उसने अम्बिलिकल कॉर्ड को भी स्टैंड किया तो फिर आपको वो इस तरह नज़र आएगा और इसको हम मेकोनियम स्टैंड अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अच्छा, एब्डोमेन का आपने कर लिया, अब हम आते हैं बैक पे। बैक पे जो है लुक केयरफुली एट द स्किन ओवर द बैक एंड द स्पाइनल कर्वेचर, मतलब जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की जो स्किन है और जो आसपास की जो स्किन है, ठीक है, वो पूरी की पूरी आपने देखनी है केयरफुली। ऑब्जर्व वेदर देयर इज़ एनी एविडेंस ऑफ स्पाइना बिफिडा अकल्टा, ठीक है। ये कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो स्पाइन होता है, ठीक है, बीच में उसके कोई खाली स्पेस रह जाता है। इसको हम स्पाइना बिफिडा अकल्टा कहते हैं। और ये एक नॉर्मल कंडीशन तो नहीं होती, बहुत ही मतलब एक ख़तरनाक कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होते हैं नॉर्मली एक दूसरे के ऊपर वो पड़े होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन है स्पाइना बिफिडा अकल्टा, तो इसमें क्या होगा कि कोई खाली स्पेस रह गया होगा जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है, एंड दैट्स कॉल्ड स्पाइना बिफिडा अकल्टा, ठीक है। ये डायग्राम में आपको शो किया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं लेग्स। तो लेग्स में हम उसके सारे जॉइंट्स चेक करेंगे, उनका मूवमेंट चेक करेंगे। इसके अलावा जो टोज़ होते हैं, फिंगर होते हैं लेग के, ठीक है, वो टोज़ वगैरह हम देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, उनकी तादाद देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं। इसके अलावा CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम बच्चे का टोन देखेंगे, स्किन टोन, वॉइस टोन, ठीक है। बिहेवियर देखेंगे, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मूवमेंट्स देखेंगे, उसका बॉडी पोस्चर देखेंगे, मतलब बिल्कुल सीधा है, हाथ में मसला है, पाँव में मसला है, कोई अर्गन टेढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इसके अलावा इस टेबल में आपको लार्ज फॉर जेस्टेशन और स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 1500 ग्राम से कम है, ये जो नीचे ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है तो वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन या फिर 2000 भी क्रॉस कर रही है। अगर इस तरीके के जो है, जैसे कि अगर एक बच्चा 34 वीक्स का पैदा होता है तो वो 1500 का होगा। इसी तरह जितने भी वीक आगे जाते हैं, जैसे 43 वीक का पैदा होता है तो वो 2500 से थोड़ा सा उसका वज़न ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह 25 या 1500 से लेके 3000 के बीच में जितना भी ये खाली स्पेस है ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएगा, जैसे ये ब्लू लाइन से ऊपर 3500 4000 हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा। और अगर इस ब्लू लाइन से, ग्रीन लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि केयर अप्रोचेस फॉर डीलिंग विद SGA एंड LBW। LBW का मतलब होगा लो बर्थ वेट, SGA मतलब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। अगर एक बच्चा इस कंडीशन के साथ पैदा होता है तो हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे और उसको किस तरीके से आपने डील करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, कैंगरू केयर करते हैं या कैंगरू केयर देते हैं, जिसको हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। और ये क्या हुआ या ये क्या चीज़ है, ये हम बच्चे को अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और इसी तरीके से वो बेहतर होता जा रहा होता है। लेकिन ये इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है जो कि आपको MCQs के लिए, पेपर के लिए याद रखनी है। और ये जो स्किन टू स्किन या कैंगरू केयर जो है ये डेवलप किया था रे एंड मार्टिनीज़ ने 1983 में, ठीक है। और उन्होंने इंक्यूबेटर केयर के बजाय ये बात की थी कि अगर एक बच्चा इंक्यूबेटर में आप रख रहे हो उससे अच्छा है कि आप उसको कैंगरू केयर दे दो, ठीक है। वाज इनिशियली डिफाइंड एज, और पहले जो इसकी डेफिनेशन की गई थी वो ये थी
कि द केयर ऑफ प्री टर्म इन्फेंट्स कैरीड स्किन टू स्किन विद द मदर। ठीक है, इसको हम कैंगरो केयर कहते हैं कि एक बच्चे का आप मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं, ये क्या कहलाता है? कैंगरो केयर। ये पेपर में वैसे पूछा जा सकता है, तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। 2003 में WHO ने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, अच्छा, इसके जो फीचर डिस्क्राइब किए गए हैं तो वो वही है कि बच्चे को जो है आप कंटिन्यूसली, यार एक तो ये बाइक वाले, अच्छा, बच्चे को आप कंटिन्यूसली स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखेंगे, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, उसको जो है हॉस्पिटल से ये चीज़ स्टार्ट करेंगे और घर तक ये चीज़ रखेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्मॉल बेबीज विद द अपॉर्चुनिटी टू बी डिस्चार्ज अर्ली। और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा होगा अगर आप उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दो, हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसको ना रखें। अच्छा, इसके अलावा करंट डेफिनेशन ऑफ कैंगरो केयर, एक तो हमने पहले की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम करंट जो आजकल की जो डेफिनेशन चल रही है वो हम पढ़ेंगे। अ फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर गिविंग वेयर द न्यू बॉर्न लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर इन्फेंट इज इंटरमिटेंटली नर्स्ड स्किन टू स्किन इन अ वर्टिकल पोजीशन बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट और अगेंस्ट द फादर्स चेस्ट फॉर अ नॉन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि ये एक ऐसे केयर देने का तरीका है जिसमें हम जो बच्चा होता है जो लो बर्थ वेट होता है या प्री मेच्योर बच्चा होता है, उसको हम माँ के सीने के साथ स्किन टू स्किन लगा के रखते हैं या वालिद बाप के सीने के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं फॉर अ नॉन स्पेसिफिक पीरियड। मतलब इसके लिए कोई ख़ास टाइम नहीं है कि आपने 1 घंटा रखना है, 2 घंटा रखना है, 10 मिनट रखना है, 20 मिनट, इस तरह की कोई टाइम लिमिटेड उसमें नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ यही है कि बच्चे को स्किन टू स्किन रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे? मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब उसके जो फंक्शंस होंगे तो वो थोड़ी बहुत बेहतर होंगी, उसका वजूद बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रीमेच्योर होता है, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए वो सारी चीज़ें होगी और दोनों इन्फेंट और मदर या फिर पेरेंट के साथ जो है उसका बॉन्ड अच्छे से बनेगा, अच्छा एक रैपिड होगा, अच्छा जो है बॉन्ड बनता है। ठीक है, अच्छा, कैंगरो केयर एन अल्टरनेटिव टू कॉट्स इन रूरल एरिया, जो गांव देहात के जो इलाके होते हैं वहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से की जाती है। कैंगरो केयर के बच्चे को जो है एक रज़ाई या फिर इस तरह चीज़ में छुपा दिया जाता है, गर्म करके रखा जाता है। ठीक है, तो गांव वाले इलाकों में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, कैंगरो केयर एंड इंटेंसिव केयर इन्फेंट। अब इंटेंसिव केयर जो होता है, ठीक है, ये तो इसमें खैर वैसे इतनी चीज़ें नहीं, कुछ डेफिनेशन है या पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोनों में यही फ़र्क है कि कैंगरो केयर शुड नॉट बी रूटीन प्रैक्टिस इन द टेक्नोलॉजी सेटिंग। मतलब जो जहाँ पे एक चीज़ अगर आपके पास इंक्यूबेटर है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे कैंगरो केयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंक्यूबेटर है, आपके पास बच्चे को देने के लिए फैसिलिटीज़ है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। ठीक है, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, तो फिर आपको कैंगरो केयर की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन टू कैंगरो इन्फेंट जनरली लेफ्ट टू इंडिविजुअल नर्स क्लिनिकल जजमेंट। मैनी इन्फेंट मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर दिस प्रैक्टिस। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें करने का मौका भी नहीं मिलता या फिर वो इस सिचुएशन में आते भी नहीं है। ठीक है, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं। बाकी जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से। ये चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।